नमस्कार छात्रों। आज का लेक्चर है मिलिंग मशीन में हेलिकल एंड स्पाइरल मिलिंग। हेलिकल और स्पाइरल मिलिंग को हम हेलिकल गियर मिलिंग कैसे करते हैं उससे समझ सकते हैं। हेलिकल गियर्स जो है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर हेलिकल मिलिंग ऑपरेशन के द्वारा काटते हैं। हेलिकल मिलिंग हम उस प्रक्रम को कह सकते हैं जिसमें कि किसी सिलिंड्रिकल वर्कपीस के पेरीफेरी पर हेलिकल ग्रूव काटा जाए। इसके लिए हम जॉब को डिवाइडिंग है स्पिंडल पर बांधते हैं और उसे जो वर्म स्पिंडल है उसको टेबल के फीड स्क्रू से गियर ट्रेन के द्वारा कनेक्ट करते हैं, जिससे कि जब टेबल वर्क के साथ में कटर की तरफ बढ़े उसके साथ साथ वर्क जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करे और वो रोटेशन एक कैलकुलेटेड अमाउंट में हो, जिससे कि टेबल जब हेलिक्स की लीड के बराबर आगे बढ़े उस दौरान जॉब एक चक्कर पूरा करे। जो वर्क की रोटरी स्पीड है और टेबल की फीड है, इन दोनों के से जो हेलिक्स की लीड डिटरमाइन होएगी। हेलिकल मिलिंग ऑपरेशन के द्वारा हम हेलिकल मिलिंग ड्रिल्स के ऊपर फ्लूइड काटना या रिमर्स पर फ्लूइड काटना या हेलिकल गियर बनाना, ये सब हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अगर गियर काटने हैं तो सबसे पहले हम गियर टूथ प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करेंगे, फिर इंडेक्सिंग का अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद में टेबल की गियर ट्रेन सेलेक्ट करेंगे और फिर जो है टेबल और कटर की सेटिंग करेंगे। उसके बाद में हम स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट निकालेंगे। अगर हमें सिर्फ हेलिकल मिलिंग करनी है यानी कंटिन्यूस अगर मिलिंग ग्रूव बनाना है, उस स्थिति में हमें गियर टूथ प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि टेबल को वर्म स्पिंडल से कनेक्ट करना है और उसमें एक सिर्फ गियर ट्रेन इस हिसाब से रखनी है जिससे कि टेबल हेलिक्स की लीड के बराबर आगे मूव करे। ये हम अरेंजमेंट आगे एक डायग्राम में देखेंगे, आगे की स्लाइड्स में। गियर टूथ प्रोपोर्शंस अगर गियर काटने हैं तो या जो गियर ट्रेन बनाएंगे उसके लिए कैसे गियर टूथ प्रोपोर्शन जो स्पर गियर में हम जैसे कैलकुलेट करते हैं उसी हिसाब से इसके अंदर भी कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हेलिकल गियर्स में अलग होते हैं। जैसे हेलिक्स क्या होता है? हेलिक्स होता है कि एक जो है सिलेंडर की एक्सिस से जो एक रिवोल्यूशन कर्व होता है वो एक लगातार एक टेंजेंट एक एंगल पे बनाता है। ऐसा कर्व खींचा जाए जिसमें कि टेंजेंट एक निश्चित एंगल पे हुए कर्व के ऊपर एक्सिस से, तो वो कर्व हेलिक्स कहलाता है। ये चित्र के अंदर दिखाया गया है हेलिक्स। और उसकी लीड भी बताई गई है कि दो कंज्यूकेटिव पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है, हेलिकल ग्रूव में दो कंज्यूकेटिव पॉइंट के बीच की दूरी को हम लीड कहते हैं। लीड और पिच सिंगल स्टार्ट हेलिक्स में सेम होती है, जबकि डबल स्टार्ट में लीड जो है पिच की डबल होती है। हेलिक्स एंगल जो है ये हेलिक्स के ऊपर जो टेंजेंट होती है और सिलेंडर के ऊपर जो स्ट्रेट जनरेटर होता है उसके बीच का जो एंगल है वो हेलिक्स एंगल कहलाता है। और इसका फॉर्मूला ये है कि अगर बीटा हेलिक्स एंगल है तो tan बीटा इज इक्वल टू पाई डी अपॉन एल। यहाँ पे पाई डी जो है जो जॉब है उसका
आउटर डायमीटर है और एल उसकी लीड है हेलिक्स की। मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग। हेलिक्स के अंदर अगर गियर कटिंग करनी है हमें तो उसके लिए सिर्फ डायरेक्ट और सिंपल मेथड इंडेक्सिंग के लेंगे। उसके लिए जो है डिफरेंशियल मेथड इंडेक्सिंग का काम में नहीं ले सकते, क्योंकि डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के लिए वर्म शाफ्ट और इंडेक्सिंग हेड है जो उसका स्पिंडल दोनों गियर रहते हैं, लेकिन वर्म शाफ्ट को हमने टेबल फीड स्क्रू के साथ में ऑलरेडी गियर कर दिया है और ऐसा डुप्लीकेट कनेक्शन का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए डिफरेंशियल मेथड ऑफ इंडेक्सिंग हम काम में नहीं ले सकते। इसकी बजाय हमें सिंपल और जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग है वही हम काम में इसके लिए लेंगे अगर अपने को हेलिकल गियर काटने हैं तो। और सिर्फ हेलिकल मिलिंग करनी है उस स्थिति में हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तो हमें सिर्फ टेबल और लीड स्क्रू के बीच में जो चेंज गियर्स हैं उनकी कैलकुलेशन मालूम होनी चाहिए। उसके लिए ये है कि हेलिकल मिलिंग के दौरान वर्क पीस जो है वो टेबल लीड के बराबर जब आगे खिसकती है उस दौरान एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना चाहिए। इसके लिए एक गियर ट्रेन लीड स्क्रू और वर्म शाफ्ट को कनेक्ट करने वाली लेते हैं। इसके लिए आगे हम एक चित्र में देखेंगे कि गियरिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं। एक लीड स्क्रू और शाफ्ट के बीच में गियर ट्रेन लगी हुई होती है। गियर जो लीड स्क्रू पर होता है वो ड्राइवर कहलाएगा। टेबल के लीड स्क्रू पर जो गियर रहता है वो ड्राइवर गियर होगा और जो शाफ्ट के ऊपर रहेगा वो ड्रिवन गियर कहलाएगा। जब लीड स्क्रू टेबल का एक जो लीड स्क्रू नट के अंदर रोटेट करेगा तो ये मोशन चेंज गियर्स के थ्रू और दो माइटर गियर जो वर्म शाफ्ट पर माउंटेड रहते हैं उनके थ्रू स्लीव तक जाएगा। इंडेक्स प्लेट जो है स्लीव के दूसरे एंड पे कसी हुई रहती है और क्रैंक पिन जो है उसके इंडेक्स प्लेट के किसी होल में एंगेज रखते हैं। ऐसी स्थिति में जब चेंज गियर्स के कारण और माइटर गियर्स के कारण स्लीव रोटेट होगी तो इंडेक्स प्लेट भी रोटेट होगी और इंडेक्स प्लेट रोटेट होने के कारण जो इस वर्म है वो घूमेगा। जब लॉक पिन को अगर हम इसके लिए हमें इंडेक्स प्लेट के पीछे से लॉक पिन को हटाना पड़ेगा और माइटर गियर से वर्म शाफ्ट को इंडेक्स प्लेट के थ्रू मोशन कम्युनिकेट होगा और वर्म 7 घूमेगा। जब वर्म घूमेगा तो वो वर्म गियर को रोटेट करेगा और वर्म गियर के अंदर 40 दांते होते हैं। तो जब वर्म चूंकि सिंगल थ्रेडेड है इसलिए वर्म के 40 चक्कर जब पूरे होंगे, जब 40 बार वर्म घूमेगा तब जाकर जॉब जो है एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा। तो लीड स्क्रू और वर्म शाफ्ट के बीच में चेंज गियर्स इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि वर्म के 40 गियर जब रोटेट हों तो लीड स्क्रू इतना रोटेट करे कि टेबल जो है हेलिक्स की लीड के बराबर आगे की तरफ बढ़ जाए। इस तरह से जब टेबल जो कि वर्क को होल्ड करती है हम आगे फीड करते हैं तो हेलिक्स की जो लीड के बराबर वो हेलिक्स कट जाता है और वर्क एक राउंड रोटेट करेगा तो एक हेलिक्स का जो है चक्र पूरा हो जाएगा। इस प्रिंसिपल के द्वारा हम चेंज गियर्स के कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो कि T1 जो है लीड स्क्रू के पीछे और T2 जो हेलिक्स की लीड है, तो हमें हेलिक्स की लीड के बराबर आगे बढ़ने के लिए लीड स्क्रू को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? T2/T1 के बराबर।
क्योंकि लीड स्क्रू की पिच T2 है और हेलिक्स की पिच हेलिक्स की पिच जो है तो T2/T1 रेशियो के बराबर हमें लीड स्क्रू को घुमाना पड़ेगा। जब टेबल T2 mm आगे बढ़ेगी तो उस दौरान जो है एक रिवॉल्यूशन पूरा होना चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ वर्क हुआ 1 और नंबर ऑफ टर्न ऑफ लीड स्क्रू कितने हुए T2/T1, और इससे जब सही निकालेंगे तो ये हो जाएगा T1/T2। और वर्क जब एक रिवॉल्यूशन करेगा तो वर्म शाफ्ट को 40 रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे, इसलिए नंबर ऑफ टर्न ऑफ ड्रिवन शाफ्ट अपॉन नंबर ऑफ टर्न ऑफ लीड स्क्रू हो जाएगा 40/T2/T1, यानी 40 × T1/T2। तो ड्राइवर अपॉन ड्रिवन का रेशियो आएगा 40 T1/T2 के बराबर। ये कहलाता है लीड ऑफ द मशीन 40 T1। जब लीड स्क्रू की पिच 1/4 इंच है तो ऐसी स्थिति में लीड ऑफ मशीन जो हो जाएगी वो 10 इंच हो जाएगी 40 × 1/4। और इसी तरह से मैट्रिक यूनिट्स में 6 mm लीड स्क्रू की पिच होती है, तो लीड ऑफ मशीन जो कि 40 T1 के बराबर होती है वो हो जाएगी 240 mm के बराबर। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन इज इक्वल टू लीड ऑफ द मशीन अपॉन लीड ऑफ द वर्क। लीड स्क्रू पर जो गियर होते हैं वो ड्राइवर गियर कहलाएंगे और जो वर्म शाफ्ट पर रहेगा वो ड्रिवन गियर कहलाएगा। जो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के लिए हम चेंज गियर्स काम में लेते हैं वही हेलिकल मिलिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं। ये गियरिंग अरेंजमेंट दिखाया गया है हेलिकल मिलिंग के लिए, जिसमें 1 नंबर चेंज गियर है और 2 नंबर टेबल लीड स्क्रू है, 3 नंबर नट है, 4 नंबर हेलिक्स एंगल है, 5 नंबर जो है वो टेबल की फीड बताई गई है कि किस डायरेक्शन में है, और 6 नंबर डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन बताया गया है। 7 नंबर वर्म है, 8 नंबर वर्म गियर है, 9 नंबर इंडेक्स प्लेट, 10 नंबर माइटर गियर और 11 नंबर ड्रिवन शाफ्ट। तो हम देख रहे हैं कि जो लीड स्क्रू घूमेगा तो उसके द्वारा माइटर गियर्स घूमेंगे और माइटर गियर्स घूमने से ये जो जॉब को स्पिंडल घूमेगा और स्पिंडल से जॉब घूमेगा। जॉब और कटर की एक्सिस के बीच में हेलिक्स एंगल के बराबर एंगल रखा जाता है स्पिंडल की एक्सिस के बीच में। तो हेलिकल मिलिंग का कटर कैसे चूज करेंगे? जो टूथ प्रोफाइल है हेलिकल मिलिंग कटर की वो हेलिकल ग्रू जो बनाएंगे उससे मैच करनी चाहिए। हेलिक्स एंगल चेंज होने से जो हेलिकल गियर है उसका शेप चेंज हो जाएगा, इसलिए जो कटर हम स्पर गियर को प्रोड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं वो हेलिकल गियर के लिए पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। उसके लिए मॉडिफाइड फार्मूला होता है Z डैश इज इक्वल टू Z/cos³ B, जहाँ की Z डैश है जो किस नंबर का कटर सेलेक्ट करना है और Z है जो हेलिकल गियर पर कितने टीथ काटने हैं। इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर टीथ का जो कटर हमें सिलेक्ट करना है। ये देखिए टेबल को स्विवेल करने से क्यों करना पड़ता है। अगर टेबल को स्विवेल नहीं करेंगे तो कटर जो स्पिंडल की एक्सिस टेबल के परपेंडिकुलर रहने की स्थिति में कटर जो है अपने चौड़ाई के बराबर का ग्रू काटेगा, जो कि प्रॉपर साइज का ग्रू नहीं कट पाएगा। कटर की मोटाई के बराबर ग्रू नहीं कट पाएगा, कटर के डायमीटर के बराबर का ग्रू कट जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसलिए जब टेबल को हम घुमा देते हैं तो कटर की चौड़ाई के बराबर ही जो उसकी मोटाई होती है, कटर की थिकनेस है, उसके बराबर ही ग्रू कटेगा, और इसलिए हमें टेबल को हेलिक्स एंगल के बराबर घुमाना जरूरी होता है। हेलिकल गियर मिलिंग ऑपरेशन कैसे करेंगे? इसके लिए ब्लैंक को हम 2 सेंटर्स के बीच में बांध देते हैं और
प्रॉपर कटर जो है हमने जैसे पहले कैलकुलेशन बताई थी उससे चूज़ करते हैं। उसके बाद में हेलिक्स एंगल कैलकुलेट करते हैं और टेबल को हेलिक्स एंगल की पर घुमा दिया जाता है और इंडेक्स प्लेट जो है उचित इंडेक्स प्लेट डिवाइडिंग हेड पर माउंट करते हैं। क्रैंक पिन को जो होल जितने होल रिक्वायर है मूवमेंट क्रैंक उसके ऊपर जाके पुश कर देते हैं और सेक्टर आर्म को सेट कर देते हैं। उसके बाद में कटर को हम पेरीफेरी वर्क की पेरीफेरी पर टच करते हैं और उसे इस तरह से सेट करते हैं कि हमें जो डेप्थ प्राप्त करनी है वो प्राप्त हो सके। स्पीड और फीड भी मशीन की सेट की जाती है और इस तरह से हम मशीन में पहला टीथ काट लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कट के लिए इंडेक्स प्लेट को इंडेक्सिंग पिन को हटाकर उतना ही और घुमा दिया जाता है। तो इंडेक्सिंग जो है यूजुअल वे में परफॉर्म की जाती है और इसके अंदर गियर ट्रेन नहीं बनाई जाएगी। इसमें चूँकि बार बार हमें जो है इन टेबल को पहले ही एंगल दिया जाता है उस एंगल पे हेलिक्स गियर कट जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर के अंदर हेलिकल मिलिंग के बारे में जानकारी ली और हेलिकल मिलिंग के द्वारा हेलिकल गियर्स कैसे काटते हैं ये रेफरेंस बुक्स है। थैंक यू।